नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस बार मात्र उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ही हिट नहीं हुए, हिट सरकार भी हुई, हिट मोदी भी हुए, हिट भाजपा भी हुई, जो लगातार कांग्रेस को आपातकाल के लिए घेरती है। हुआ क्या था? 17 तारीख को, यानी आज से 2 दिन पहले, भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी है, स्पीकर है राज्यसभा के, और राज्यसभा के कुछ इंटर्न से बातचीत कर रहे थे, उन्हें संबोधन कर रहे थे। उन्हें संबोधन करते हुए उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर उन्होंने आपत्ति जताई, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों को मंजूरी देने की एक समय सीमा तय की थी। धनखड़ जी ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतंत्र शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति की जो बौखलाहट है, वो आज से नहीं, जब से धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने, तब से आपने देखा होगा कि लगातार वो उपराष्ट्रपति पति कम, या राज्यसभा के अध्यक्ष कम, स्पीकर कम, भाजपा के प्रवक्ता या सरकार के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा दिखाई देते हैं। राज्यसभा का तो सीधा प्रसारण होता है। आप सभी राज्यसभा का प्रसारण यदि देखें, तो आपको कई बार लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब जो है, वो, जिन्हें विपक्ष और सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में समन्वय बनाना होता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। वो सदन के अभिभावक है, लेकिन वो सिंगल हैंडेडली एक तरह से काम करते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ ये, मैं पहले आपको धनखड़ साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में राज्यपाल के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर अपना फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया था। अब इस बात पे, या जिस हिसाब से तीखे सवाल सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है, वक्फ अधिनियम बिल 2025, या कई ऐसी चीजें हैं सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसपे आगे बाय जब भी हियरिंग के लिए आती है, कड़क टिप्पणी आती है, तो उन टिप्पणियों को कहीं ना कहीं सरकार तो मुझे लगता है डायरेक्ट कोर्ट से उलझना नहीं चाहती, लेकिन फिर धनखड़ साहब को आगे कर दिया। अब जब धनखड़ साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जज या सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपर पार्लियामेंट कहती है, तो फिर उसके बाद कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा में सांसद ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं, इस देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, कपिल सिब्बल ने उस पे कड़ा प्रहार करते हुए कहा, इंदिरा को, या इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराने का जज का फैसला उपराष्ट्रपति को मंजूर था, तब जजों पे सवाल क्या उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि जज राष्ट्रपति को सलाह न दे, मतलब जो कपिल उपराष्ट्रपति ने जो कहा था,
उसको लेकर सिब्बल साहब बोले, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूँ और दुखी भी हूँ। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने जून 24, 1975 का सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसका ज़िक्र किया। लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला आया था, तब केवल एक जज जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फैसला सुनाया था। उस वक़्त इंदिरा को संसदीय गँवानी पड़ी थी, तब धनखड़ जी को ये मंज़ूर था। लेकिन अब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज के समय में अगर किसी संस्था पर पूरे देश का भरोसा किया जाता है, तो वो न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 की ताकत संविधान से मिलती है। ऐसे ही अगर किसी को कोई परेशानी है, तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रिव्यू डाल सकता है। वे अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह भी मांग सकते हैं। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। 12 जून 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार राज नारायण की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के समय सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और चुनावी नियमों का उल्लंघन किया। सुनवाई के बाद 1971 का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार कर दिया गया। उनकी सांसदी रद्द की गई। इस फैसले को इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अंतिम राहत दी, साथ ही कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती है, लेकिन संसद में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया था। संविधान 42 का संशोधन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के बाहर कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन था, संविधान के तहत इंदिरा गांधी के पक्ष में निर्णय दिया गया था। अब जब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति साहब ने आगे और भी कहा, उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल भी अ, को भी आदेश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर कैसे हो गई? एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के यहाँ नोटों के बंडल मिलते हैं, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी घेरा। कुल मिलाकर न्यायपालिका और विधायिका, इसका टकराव ये पहली बार नहीं हुआ। कई बार इसके पूर्व में भी खासकर लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा स्पीकर हो, न्यायपालिका पे सवाल उठाते रहे। लेकिन इन बातों पे सवाल उठाना थोड़ा-सा मुझे बचकाना लगा, व्यक्तिगत रूप से कहूँ। क्योंकि ये राज्यपाल के पास कैसा अधिकार बन जाता है कि वो बिलों पे सालों बैठ जाते हैं। महाराष्ट्र की यदि बात बताऊँ, तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा पर अपॉइंटेड जो विधायक होते हैं, एमएलसीज़ होते हैं, उनकी एक लिस्ट 12 लोगों की कोश्यारी साहब के पास दी थी जब वो राज्यपाल थे। लेकिन ढाई साल तक उन्होंने वो सूची पर विचार करते रहे 12 नामों की, और नहीं होने दी। क्योंकि सरकार की अनुशंसा पे उन्हें वो नाम क्लियर करने थे, लेकिन उन्हें कोई समय सीमा तय नहीं थी। तो उन्होंने ढाई साल तक उसी नाम पे वो बैठे रहे, और ढाई साल के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गई। इसी बीच राज्यपाल भी बदले गए, नए राज्यपाल आए। उन्होंने जैसे ही नई सरकार आती है देवेंद्र फडणवीस की, उन्होंने 12 नाम, फिर से नए 12 नाम दिए, जिसे तुरंत राज्यपाल ने एक्सेप्ट करके अनाउंस कर दिए। तो कई बार विपक्ष पार्टियों की सरकारों को नकेल कसने के लिए या उन्हें काम न करने देने का काम भी राज्यपाल कर रहे हैं, और ये 2012 के बाद, 2014 के बाद खासकर हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को, सर्वोच्च न्यायालय ने ये तो नहीं कहा था कि राज्यसभा या राज्यपाल या राष्ट्रपति उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रपति जी को एक अधिकार है कि वो पार्लियामेंट का दिया हुआ बिल यदि उन्हें लगा अनुचित है, तो वापस कर सकते हैं।
यदि फिर से पार्लियामेंट ने वो बिल दे दिया, तो फिर राष्ट्रपति को वो पास करना होता है। ये सभी चीज़ें तय है, लेकिन कई बार हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के पद का राजकीय उपयोग इतना बुरी तरह से किया जाएगा कि फिर संविधान पे भी सवाल उठने लगे। इसलिए उन्होंने कभी समय सीमा तय नहीं की थी। उन्हें ये नहीं लगा था कि इन पद पे बैठने वाले लोग किसी राजनीतिक विचारधारा से इतने ग्रसित होंगे कि उस पद पे आरूढ़ होने के बाद भी वो अपनी राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने, क्योंकि उनका सोच ऐसा नहीं था, इसलिए उन्होंने वो शायद समय सीमा तय नहीं की थी। लेकिन उसके बाद संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी के फ्रेम में यदि आपको लगता है कि अपने अधिकार का मिसयूज़ किया जाता है, तो फिर वो दुरुपयोग रोकने के लिए कभी भी कोर्ट अपनी जो विशेष अधिकार है, उसके तहत अ राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उन्हें नसीहत दे सकती है, उन्हें एक संविधान में रहने का एक आदेश दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर संवैधानिक काम कुछ नहीं किया। उन्होंने जो राज्यपाल के उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुपर पार्लियामेंट बनती है, लेकिन फिर धनखड़ साहब ने कभी ये विचार नहीं किया कि स्टालिन की सरकार भी लोगों ने चुनाव जितवा के दी है। स्टालिन की सरकार के बिल रोकने का सुपर पावर राज्यपाल को किसने दिया? यदि लोकसभा सर्वोपरि है, यदि लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि ही सब कुछ है, सर्वोच्च न्यायालय भी उसके ऊपर नहीं है, तो फिर स्टालिन के मामले में राज्यपाल ऊपर कैसे? धनखड़ साहब बोल तो गए, लेकिन धनखड़ साहब की शायद स्क्रिप्ट कहीं और से आई थी। बोल खुद भी गए थे, लेकिन उसमें एक डाउट मैं देता हूँ कई बार, क्योंकि धनखड़ साहब मोर लॉयल देन द किंग की छवि में आज के डेट में बैठे हैं। कुल मिला के सिब्बल साहब ने जब इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति को कम से कम अपने पद की गरिमा को, हम बार-बार हमारे कार्यक्रमों में कई बार कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को अपने पद की गरिमा को बनाए रखना है। लेकिन उपराष्ट्रपति यदि पार्टी का प्रवक्ता बने, राज्यपाल का कार्यालय यदि किसी राजनीतिक दल का कार्यालय बने, तो फिर कोर्ट आगे आएगी। क्योंकि संविधान कि जो हमारे 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये एक-दूसरे पे अंकुश रखते हैं। यदि कार्यपालिका काम नहीं करे, न्यायपालिका काम नहीं करे, तो विधायिका उनको बता सकती है। विधायिका काम नहीं करे, तो न्यायपालिका बता सकती है। लेकिन हमारे संविधान की कस्टोडियन जो है, वो न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका ही संविधान को परिभाषित करती है। ऐसे में विधायिका या कार्यपालिका यदि अपना अ कहीं काम करते समय एक राजनीतिक विचारधारा को लगातार लोगों पे काम करते हुए यदि संविधान की अवहेलना नहीं होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय हंटर तो उठाएगा। और यदि इसी हंटर को पॉजिटिव लेने के बजाय यदि उसको सुपर पार्लियामेंट कहा, तो फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल सुपर न्यायालय तो नहीं है। सवाल ये भी है, वो भी जनता के ऊपर नहीं है। क्या राज्यपाल तमिलनाडु के, जिन्हें भाजपा की सरकार ने अपॉइंट किया हो, वो स्टालिन की सरकार को अभिभावक के रूप में जाएँगे या फिर एक ऐसे दुश्मन के प्रति दुश्मन के रवैये के साथ काम करेंगे, जो उस सरकार को काम करने के लिए लगातार बाधित करेंगे। 10 बिल रोकना, ये बहुत बड़ी बात थी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तमिलनाडु की जनता ने सर आँखों पे लिया, इस देश की जनता ने सर आँखों पे लिया, क्योंकि कई बार राज्यपाल के पद कैसे दुरुपयोगित होते हैं, ये हमने देखा। लेकिन उपराष्ट्रपति पद की गरिमा इतनी नीचे गिरेगी, ये भी अब देश देख रहा है। कम से कम उस पद की गरिमा को चलते जगदीप धनखड़ साहब को अपने आप को अब संयमित रहना होगा। किसी और का स्क्रिप्ट वो पढ़ सकते हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनने की लालसा हो सकती है, लेकिन उसके चलते संविधान की अवहेलना वो नहीं कर सकते, संविधान पे सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए कपिल सिब्बल ने जो कहा उससे डायरेक्ट हिट धनखड़ साहब ही नहीं हुए, मोदी सरकार भी हुई। क्योंकि अक्सर ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग स्क्रिप्ट वो पढ़ते हैं, जो सत्ता पक्ष उन्हें लिख के देता है। आप कपिल सिब्बल ने क्या कहा, जाते-जाते ये भी सुन लीजिएगा। आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा, तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि
जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है। और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। The President acts on the aid and advice of the Council of Ministers. The Governor of a state acts on the aid and advice of the Council of Ministers in the state. कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है, ये संविधान कहती है। गवर्नर यह भी कर सकता है कि कोई विधेयक हो वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट्स के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का व्यक्तिगत हक नहीं है, ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? मैं उदाहरण के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नर के पास विधेयक जाए और वो 2 साल वहां पड़ा रहे, वो अहम विधेयक हो कि जिसकी जनता के प्रति कई चीजें करनी हो, तो गवर्नर क्या बैठ सकता है? 2 साल बैठ सकता है उस मामले में, और कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का। दिस इज इन फैक्ट एन इंट्रूजन ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो उल्टी बात है। पार्लियामेंट अगर बिल पास करे, क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठ सकते हैं कि मैं साइन नहीं करेंगे? और अगर साइन नहीं करें तो किसी को अधिकार है कि नहीं कि भैया ये ऐसा अहम बिल है, कोई टेररिज्म पे बिल पास हो या किसी और चीज पे बिल पास हो, प्रेसिडेंट ये तो नहीं कह सकता मैं साइन नहीं करते। हाँ, कमेंट्स लेके वापस भेज सकते हैं, दोबारा पास हो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। ये तो संविधान की परंपरा है, ये अदालतों ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि
कभी तो बेगवाल जी जाकर कहते हैं कि हद में रहना चाहिए, कभी रिजू जी केरला में कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर हम भी करने लगे तो, और धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में तो 5 जज फैसला करते थे, मेजोरिटी थी, अब तो इतने जज हैं 2 ही जज फैसला करें। भाई 2 ही जज फैसला करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो बेंचेस पे बैठेगा, या 3 जज या 2 जज या 5 जज या 7 जज या 9 जज या 11 जज, और एक बार 13 भी बैठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही फैसला करती है ना। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।